फ्रेंड्स, वेलकम टू कमोडिटी की शिक्षा। मैं आपका दोस्त सुनन सुब्रमण्यम और आपको मैं आज सेकंड वीडियो पे आया हूँ जो कमोडिटी हेजिंग का है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये हमारा अभी 13वां एपिसोड चल रहा है कमोडिटी की शिक्षा में और हम दो चार एपिसोड्स करने वाले हैं। आई गेस टू मोर एपिसोड्स आर पेंडिंग फॉर द टाइम बीइंग एंड बिफोर दैट आज हम कमोडिटी की शिक्षा के एक कमोडिटी हेजिंग की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो आप पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं। बट अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़े से गोल्ड के बारे में बात करेंगे, हेजिंग का स्ट्रेटजीज कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले गोल्ड में जो हेजिंग की बात होती है तो वो है ये कि मेन हेजर्स कौन है। गोल्ड में जब भी हेजिंग की बात होती है तो मेन हेजर्स कौन होते हैं? कॉर्पोरेशन, माइनिंग कंपनीज, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, मर्चेंडाइजर्स, ज्वेलर्स एंड डिजाइनर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड बुलियन एंड ज्वेलरी। जब अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो और या फिर आप एक रिटेल पर्सन हो जो आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो गोल्ड फ्यूचर्स में, आपको ये जानना जरूरी है कि मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है, कि आपको ये पता चलेगा कि मेजर आर्बिट्राज सिचुएशन हो या हेजिंग स्ट्रेटजी हो या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज हो, कौन कौन करने आते हैं मार्केट्स में। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या है, ग्लोबल फैक्टर्स के साथ साथ डोमेस्टिक फैक्टर्स में भी हेजिंग स्ट्रेटजीज यूज किया जाता है, जिसकी वजह से मेजर यही लोग होते हैं जो मार्केट्स में काफी गोल्ड में इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट खास बताना चाहता हूँ कि गोल्ड जब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बात करें तो यही मेजर प्लेयर्स होते हैं गोल्ड मार्केट्स में जो आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है मेजर थिंग्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं गोल्ड का जो स्ट्रैटेजी के हम बारे में बात करने के लिए, ये मैं कवर करना बहुत जरूरी समझा क्योंकि अभी जो भी है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का एक लाइव एग्जांपल भी देना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे, ताकि आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड बेसिस पे पता चले कि कमोडिटी मार्केट्स में हेजिंग स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं। सिंस इसके पहले वाले एपिसोड में हमने ऑलरेडी बेसिक डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बात कर लिए, फीचर्स के बारे में बात कर लिए, तो इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ कि हेजिंग स्ट्रैटेजीज गोल्ड में सबसे पहले कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। लॉन्ग पोजीशन माने अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गोल्ड फ्यूचर्स बढ़ेगा, यानी बाय व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू राइज। सिनेरियो 1 यहाँ पे देखो, इफ द प्राइसेस वेयर टू राइज, व्हेन द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, आप क्या करोगे, क्या सिचुएशन करोगे गोल्ड के फ्यूचर्स में और स्पॉट मार्केट्स में खरीदते वक्त। बिकॉज क्या है, हेजिंग का स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट बाइंग इन द स्पॉट एंड सेलिंग द फ्यूचर्स और वाइस वर्सा, बाइंग इन द फ्यूचर सेलिंग द स्पॉट। सो इन दिस सिनेरियो वी आर टेकिंग एन लाइव एग्जांपल कि इन द यहाँ पे क्या करोगे, फ्यूचर्स पोजीशन में आप बाय गोल्ड फ्यूचर्स करोगे। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आप लेने वाले हो, वही 15 मार्च को आप पोजीशन ले रहे हो 2.5 महीने के लिए सेल गोल्ड फ्यूचर्स, उसका ही कॉरेस्पॉन्डेंस आप लोगे बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन फिजिकल मार्केट्स। ये आप क्यों करना चाहते हो? ताकि आपके फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से आप अपना पोजीशन हेज कराना चाहते हो। इसका फायदा क्या है, समझो गोल्ड का स्पॉट प्राइस चल रहा है 47,555 के आसपास 1 जनवरी का और मार्केट एक्सपेक्टेड है 50,700 के। एट द टाइम आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, आप ये ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर्स एक्सपायरी हो रहा है 5 अप्रैल को, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। तो समझो आपको एक्सपायरी के पहले 15 मार्च तक आपका क्या पोजीशन रहेगा, 46,780, माने आप यू आर बाइंग एट अ लो डिस्काउंट रेट एंड साइमल्टेनियसली यू आर एग्जिटिंग एट अ प्रॉफिट लेवल अराउंड 50,255। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3,475। यही पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। एक्शन आपका क्या है, बाय है, ये है, एंड 15 मार्च के सेलिंग एक्शन यहाँ पे कब होता है कि जब आप वही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बाय करोगे, सेल करोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। यही चीज आप स्पॉट मार्केट में खरीदोगे तो सिंगल हैंडली आप बाय करोगे 50,700 पे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो दैट इज वन ऑफ द की रीजन व्हाई गोल्ड फ्यूचर्स पे हेजिंग का स्ट्रेटजी में ये टेबल बेस्ट एग्जांपल से बताने के लिए। हम अभी आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने इसका ही क्रॉस पोजीशन लिया हो, माने आपने बाइंग पोजीशन लिया यानी लॉन्ग पोजीशन, बट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू फॉल, ये भी इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है। व्हेन योर प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग अ बाइंग पोजीशन इन गोल्ड, सो आपका सिनेरियो कैसा होगा? इसके पहले हमने क्या बात किया था, व्हेन योर प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज एंड एट द सेम टाइम यू आर बाइंग, तो यू आर इन लॉन्ग पोजीशन लाइक बुलिश फैक्टर्स के साथ। तो अगर आप मार्केट के उल्टा जा रहे हो, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में मेजर सारी चीजें सेम रहेंगे, यहाँ पे आप 47,555 सब में खरीदोगे, लेकिन 15 मार्च को आपका गोल्ड का स्पॉट प्राइस रहेगा 45,985। माने आप वहां के टाइम में क्या हो रहा है कि स्पॉट प्राइसेस गिरने वाले हैं, उसके साथ फ्यूचर्स प्राइसेस ज्यादा डिस्काउंट हो गए, करीबन 45,335 के आसपास। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका नेट एक्शन क्या सिचुएशन क्या होगा, 1,445 रुपीज का लॉस होने वाला है, जिसके वजह से मार्केट्स में जो आपने पोजीशन लिया है वो उसका लॉस होने वाला है। ये कैसा हुआ, बिकॉज द मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, व्हेन द मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल and you are in a buying position, that is long position over here in the top,
तो what is this current situation right here? You are basically going against the market. When you're going against the market, the net profit and loss that you're making is relatively higher. So loss over here is very high because your action is buy when your markets are expected to be down, and if you go here and sell it, you have a loss, and simultaneously you're buying at the higher rate. So net it is a loss. So at this point of time, the long position, when the prices are expected to fall, the situation will be net loss, whether in the spot markets or future market. So this is one important factor I wanted to cover before we go ahead. अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अभी बात करते हैं another situation gold के futures में short position is when you're expecting selling, you're taking a sell call in the markets, but at the same time if the prices were to fall, when the prices are expected to fall and you're taking a sell position, so at that point of time आपका क्या situation रहेगा? ऐसे situation में आप क्या करोगे? जनवरी 1 जनवरी का आप सेल गोल्ड फ्यूचर्स करोगे और 31 मार्च तक आप बाई गोल्ड फ्यूचर्स करोगे. वैल्यू इन्वेंटरी ऑन हैंड बेस्ड ऑन द रूलिंग स्पॉट प्राइस. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सेलिंग जब आप करते हो, आप बेसिकली डिलीवरी बेस पे आ जाते हो. बाइंग का कैसा है, जैसे इसके पहले हमने बात की, वो 15 मार्च तक वो एग्जिट कर लेता है बिकॉज उसको प्रॉफिट और लॉस नेट सिचुएशन लेना है. बट यहाँ पे सेलर है, आप सेलर कर रहे हो, इसलिए आप 31 मार्च तक आप रुकने वाले हो बिकॉज ज्यादातर उस टाइम पे टेंडर पीरियड चालू हो जाता है बिकॉज 5th ऑफ अप्रैल है एक्सपायरी. ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होगा सिचुएशन? स्पॉट प्राइस चल रहा है 48,750 का और स्पॉट प्राइस आ जाता है 47,990. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सेलिंग पोजीशन पर हो और 31 मार्च तक गिरावट देखने को मिल रहा है. यही चीज सेम चीजें आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा. तो नेट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन आपका सेल है, वही सेम चीजें आपने उठाया, यहाँ पे वैल्यूएशन करोगे और आखिर में आपको 1070 का प्रॉफिट मिलेगा. ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक सेलर हो, गोल्ड के सेलर हो, अगर आप डिलीवर करना चाहते हो, एक्सचेंज में आप जमा करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? व्हेन द प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू फॉल, और अगर आप जमा करना चाहोगे तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 1070 का प्रॉफिट. ये मैंने डिस्क्लेमर पार्ट इससे डाले तो आके आप रीड कर सकते हो जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन हाउ द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज डन. बट मेजरली मैंने सारे एक्सप्लेनेशंस आपको कर दिया है और 10 ग्राम्स पर है, रुपीज पर 10 ग्राम्स आपको राइट हैंड साइड टॉप में देखने को मिलेगा. जो एक क्रिटिकल फैक्टर है कि जो प्राइस चल रहा है whatever it is 47,550 or 48,000 levels, so that is around as per 10 grams. So this is a clear factor which I wanted to cover. अभी हम एक लास्ट सिचुएशन में जाते हैं गोल्ड के फ्यूचर्स के में. यहाँ पे फिर से हम शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं साइमल्टेनियसली, बट यहाँ पे उल्टा पोजीशन है. If the prices were to rise, माने गोल्ड का फ्यूचर्स एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली बढ़ने वाला है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्रॉस पोजीशन ले रहे हो, माने सेलिंग का पोजीशन ले रहे हो. अगर आप सेलर हो, आप सेल पोजीशन ले रहे हो. ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होगा? वही सारे मेजर चीजें 1 जनवरी पे आप बेचोगे, 31 मार्च तक आपका फ्यूचर स्क्वायर अप होगा बाय गोल्ड फ्यूचर्स, वैल्यू बेस्ड ऑन इन्वेंटरी. द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे बिकॉज मार्केट हम एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन द प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू राइज एंड यू आर इन द सेलिंग पोजीशन. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे, नेट आपका लॉस होने वाला है 275 रुपीज का. तो यहाँ पे एक्शन आपका सेल रहेगा बिकॉज यू आर टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन. बट व्हेन इफ द प्राइसेस वर टू राइज, तो ये नीचे का नोटिफिकेशन पार्ट आई एम नॉट रीडिंग थ्रू इट, बट यू कैन ऑलवेज पॉज इट एंड सी इट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम. सो नेट वैल्यूएशन during the time of delivery you are making a loss. So when the loss goes out from your pocket, it eventually goes to the buyer who is actually making a profit. तो ये भी जानना बहुत जरूरी है because he is at the cross position. That is why it is important to know all these factors. So that was the whole description of gold futures. शॉर्ट पोजीशन हो या लॉन्ग पोजीशन, आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी था. अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है हेजिंग यूजिंग स्प्रेड. इसके पहले जितने भी हेजिंग स्ट्रैटेजीज हमने बात की मेजरली बेसिस पे था. बेसिस माने क्या, बेसिस माने स्पॉट माइनस फ्यूचर्स, फ्यूचर्स माइनस स्पॉट, वो वाले के जो डिफरेंस आता है उस पे हम कैलकुलेशंस किए. माने अगर आप स्पॉट मार्केट्स पे खरीदोगे फ्यूचर्स में बेचोगे, नहीं तो फ्यूचर्स में खरीदोगे स्पॉट में बेचोगे. बट अभी हम बात करेंगे स्प्रेड्स. स्प्रेड्स क्या है, कैलेंडर स्प्रेड्स की तरह है. माने आप 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप ट्रेडिंग करना चाहोगे, माने समझो एक टाइम पे 2 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहा है, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, जरूरी नहीं है गोल्ड की मैं बात करूं, इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कमोडिटीज है जैसे बेस मेटल, सिल्वर, एग्रो कमोडिटीज. तो ऐसे ज्यादातर ये स्ट्रेटेजी एग्रो कमोडिटीज में चलता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप करंट मंथ फ्यूचर्स खरीदोगे, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स बेचोगे. यूजुअली क्या होता है, ये डिफरेंस रहता है प्राइस वेरिएशंस का फायदा उठा के बिटवीन 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट. So this is one of the key explanations what I want to give. A future spread is a technique in which a trader takes 2 positions of a commodity to capitalize one in a discrepancy in price. तो the price discrepancy के वजह से आप उसका एक फायदा उठाने वाले हो, जिसके वजह से आप 1 मंथ का जो भी टेन्योर है, आपको जब भी स्प्रेड बेसिस पे गैप मिलेगा उस पे आप फायदा उठाओ. मानो का अभी समझो मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूँ.
कि अगर आप समझो अभी चना का भाव चल रहा है 5000 के आसपास, जो है करंट मंथ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज अराउंड सितंबर. नाउ अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट समझो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 5300. So what is the spread? Spread is second month future minus the first month future, which is 5300 minus 5000, which is 300. तो आपको 300 का स्प्रेड का गैप दिख रहा है. ऐसी सिचुएशन में आप क्या पोजीशन लोगे? You sell the second month futures that is at 5300, and then you buy the NCDX September futures which is at the 5000 level. So जब स्प्रेड 300 रुपए का गैप है, वो इवेंचुअली एक्सपायरी के आते क्लोज आते आते वो नैरो होते जाएगा. जब नैरो होते जाएगा आप क्या टारगेट रखोगे? लेट्स से आप 100 रुपीज का टारगेट रख लो, तो समझो आपका प्राइस 200 रुपए ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ से 300 रुपए का में गिरावट देखने को मिल रहा है. तो नेट अगर आपका स्प्रेड 100 रुपीज का आप टारगेट रख लो, तो स्टॉप लॉस आप रख लोगे करीबन 400 रुपए का. तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2:1 रेशियो का. तो ये दिस इज वन ऑफ द सिंपल बेसिक प्लेन मैनर example which I gave you in this case. In future spread, the trader completes a unit of trade and within both long and short position. माने एक फ्यूचर्स में एक ही कमोडिटी पे आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों लगे. जैसे मैंने अभी बात की चने की, तो चने की तरह आप दूसरे एग्रो कमोडिटीज या फिर बेस मेटल्स काउंटर में भी आप ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आप स्प्रेड का अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो. A future spread is an arbitrage in which a trader takes offsetting position on a commodity in order to capitalize of discrepancy in price. तो आर्बिट्राज एक अपॉर्चुनिटी मिलता है. कभी कभार क्या होता है ना कि स्प्रेड का जो अपॉर्चुनिटीज है ना बहुत लिमिटेड टाइम बेसिस रहता है. कभी कभार 1 महीने तक भी नहीं रहता या फिर 10 डे पीरियड तक नहीं रहता. ऐसी सिचुएशन क्या हो जाता है कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक कभी कभार रहता है. ऐसे सिचुएशन में आपको मेनली एनालिसिस करना पड़ेगा दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो बेसिकली कॉन्टैंगो एंड बैकवर्डेशन पे रहेगा. हम कॉन्टैंगो एंड बैकवर्डेशन थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, जिससे आपको एक फुल डिटेल एनालिसिस मिलेगा स्प्रेड के बारे में. जो उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ स्प्रेड, एक इंटर कमोडिटी स्प्रेड एंड इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड. टू मेजर टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स है. इंटर कमोडिटी जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली है इसके बारे में, जो है चने में एक ही फ्यूचर काउंटर में, और एक इंट्रा कमोडिटी, दोनों हम कवरिंग करेंगे अभी के आगे के स्लाइड में. चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ फ्यूचर स्प्रेड्स. इंटर कमोडिटी स्प्रेड, दिस इज अ फ्यूचर स्प्रेड बिटवीन टू डिफरेंट बट रिलेटेड कमोडिटीज विद द सेम कॉन्टेंट. तो इंटर कमोडिटी में बेसिकली क्या है? रिफाइंड ऑयल और क्रूड पाम ऑयल दोनों वेजिटेबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है. तो उनके जो वेरिएशन है उसमें हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे आप क्रॉस पोजीशन लिख सकते हैं. अ ट्रेडर हु इज मोर बुलिश ऑन सोयाबीन मार्केट देन द मस्टर्ड मार्केट वुड बाय सोयाबीन फ्यूचर्स एंड साइमल्टेनियसली सेल. तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है सोयाबीन और मस्टर्ड का. सोयाबीन और मस्टर्ड कैसे? हालांकि देखा जाएगा तो सोयाबीन खरीफ कमोडिटी है और मस्टर्ड सीड रबी कमोडिटी, लेकिन इनका जो है दोनों ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में आते हैं. और इनका कैसा है कि जो मेजर रीजन है वो इंडिया पे वही एक जगह पर है. माने एक बार पे खरीफ सीजन पे अगर सोयाबीन का हार्वेस्टिंग हो जाता है, वही सॉइल पे मस्टर्ड सीड का सोइंग होता है रबी सीजन में, जो कि विंटर सीजन में था. इससे क्या होता है कि अगर सोयाबीन का क्रॉप अच्छा है तो सॉइल में जो यील्ड वैल्यू है वो बढ़ता है, और जिसके वजह से उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको मिलता है आरएम सीड पे. तो ये दोनों काउंटर कमोडिटीज पे काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है. तो इस वजह से दोनों ऑयल सीड सेक्टर होने के बावजूद इसका जो तेल निकलता है दैट इज सोया ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, इनका भी काफी डिमांड है इंडियन मार्केट्स में, जिसके वजह से हम इंटर स्प्रेड कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो इंटर कमोडिटी स्प्रेड में भी आई गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल दैट इज सोयाबीन एंड मस्टर्ड. आगे बढ़ते हैं. द ट्रेड प्रॉफिट्स इन दिस प्राइस ऑफ सोयाबीन अप्रिशिएट्स ओवर द प्राइस ऑफ मस्टर्ड. तो अगर समझो सोयाबीन का प्राइसेस का एक्सपेक्टेंसी ऊपर है और आरएम सीड का थोड़ा सा एज कंपेयर टू आरएम सीड, तो सोयाबीन फ्यूचर्स में लोग ज्यादा बाइंग करेंगे, आरएम सीड में फ्यूचर्स में सेलिंग करेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग स्प्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं. तो ये एक क्रॉस फ्यूचर्स है जहाँ पे इंटर कमोडिटी स्प्रेड में होता है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे. इसके अलावा भी अदर इंटर कमोडिटी स्प्रेड्स आर लेड एंड जिंक. बेस मेटल काउंटर्स में भी लेड एंड जिंक में भी एक कमोडिटी काउंटर है जो वहां पे ट्रेडिंग होता है, बिकॉज दोनों का मेजरली लॉट साइज ऑलमोस्ट सेम लेवल जैसा है, व्हिच इज अराउंड 5000 रुपीज. तो वहां पर भी दोनों इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, और जहाँ पे लेड और जिंक का भी काफी फायदा होता है, जहाँ पे आपको एलएमई एक्सचेंज में भी एलएमई स्प्रेड भी देखते हैं. तो एलएमई एक्सचेंज के भी एलएमई स्प्रेड भी लोग इंटरनेशनल लेवल पे काफी फॉलो करते हैं, जिसमें वो लोग आइदर बाय लेड फ्यूचर्स एंड सेल जिंक फ्यूचर्स और बाय जिंक फ्यूचर्स और सेल लेड फ्यूचर्स. ऐसे सिचुएशन में एलएमई एक्सचेंज में ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते ही रहते हैं. उसके साइमल्टेनियसली उसका रिफ्लेक्शन हमें एमसीएक्स एक्सचेंज में भी देखने को मिलता है. और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बात कर लिया क्रूड पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल. हालांकि क्रूड पाम ऑयल एमसीएक्स में लिस्टेड है और रिफाइंड ऑयल एनसीडीएक्स में लिस्टेड है, लेकिन अगर हम बात करें तो इंटर कमोडिटी स्प्रेड के बारे में बात करेंगे तो दोनों काउंटर में काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दोनों वेजिटेबल ऑयल्स है और वेजिटेबल ऑयल्स में काफी कंपटीशन है. जैसे हमने सरसों का तेल के बारे में बात किया, वो भी एक प्रीमियम इंडियन ऑयल है जो वेजिटेबल ऑयल्स में यूज किया जाता है, तो इनके साथ साथ भी अच्छा मूवमेंट देता है. सो दैट इज व्हाई इंटर कमोडिटी स्प्रेड में काफी आपका फायदा हो सकता है, जो आप
हेजिंग स्ट्रेटजीज के लिए इस्तेमाल करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड। इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है कि यहाँ पे अगर आप कॉटन फ्यूचर्स को बाय करोगे कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल मार्च क्रूड फ्यूचर्स पे, सो मैंने जैसे अभी चने के बारे में बात किया था उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि कॉटन का फ्यूचर्स में भी अगर आप समझो अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे समझो अगर बैकवर्डेशन में चल रहा है तो बैकवर्डेशन सिनेरियो में आप क्या करोगे, बैकवर्डेशन माने प्राइसेस द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गिरावट में है और करंट मंथ पे है वो जो अपसाइड पर है। ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में आप वो प्राइस वेरिएशंस पे देखोगे, आप सेल करोगे करंट मंथ फ्यूचर्स को और आप बाय करोगे नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स को। ये ऐसा सिचुएशन कब आता है, क्योंकि अभी खरीफ सीजन का खत्म होने वाला है और हार्वेस्टिंग सीजन जाने वाला है। तो हार्वेस्टिंग सीजन समझो मेजरली अक्टूबर में चालू होता है। सो जब हार्वेस्टिंग सीजन मेजरली अक्टूबर में चालू होता है तो प्राइसेस आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड। So when the prices are already discounted, so the cotton prices in October futures are trading much more lower than what it is trading in the September futures. So here also you find the price variations, price difference आप ढूंढने की कोशिश करोगे और उसमें आप एक स्प्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढने का फायदा उठाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप बाय करोगे अक्टूबर फ्यूचर्स एंड सेल करोगे सितंबर फ्यूचर्स। तो यहाँ पे आपको क्या है जो बेसिस में है वो डिफरेंस मिलेगा और एक्सपायरी के दिन के पहले आप वो प्रॉफिट और लॉस करोगे। तो ये भी एक टाइप ऑफ इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड। तो मैंने चने के साथ साथ आपको एक एग्जांपल भी दिया जहां पे चने में आप करंट मंथ फ्यूचर्स बाय करके नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स को बेचोगे, जिसे कॉन्टैंगो स्ट्रेटजी कहते हैं, जहां पे कॉन्टैंगो माने दूसरे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग हायर देन द फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। एंड अभी मैंने बैकवर्डेशन का भी एग्जांपल दिया कॉटन को लेके, जिसके वजह से आपको फायदा मिल सकता है। ये था इंटर कमोडिटी स्प्रेड एंड इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड, जो आप एक हेजिंग स्ट्रेटजी की तरह, आप एक एनालिस्ट की तरह या फिर आप एक इन्वेस्टर ट्रेडर की तरह आप यूज कर सकते हो कमोडिटीज मार्केट में पूरा फायदा उठाने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिया है कि कॉन्टैक्ट एंड बैकवर्डेशन क्या होता है, बट लेकिन मैंने सोचा कि ये शिक्षा का क्लासरूम चल रहा है तो मैं थोड़ा सा और डिटेल्स बता दूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डाउट्स बहुत कम हो और जिसके वजह से आपको पूरी जानकारी मिले। बिकॉज यही चीज आपको जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं एग्जाम में भी, तो उसी तरीके से काफी डिटेल के साथ भी मैं भी सोचा मैं कवर करूं। तो इसी तरीके से द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द फ्यूचर प्राइस व्हिच हैज जनरेटेड अपवर्ड स्लोपिंग फॉरवर्ड कर्व। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कर्व की भी बात हो रही है। ज्यादातर कॉन्टैंगो सिचुएशन कब आता है कि स्पॉट प्राइस इज ट्रेडिंग लोअर देन द फ्यूचर प्राइस। तो ऐसे सिचुएशन क्या है, द फ्यूचर प्राइस आर एक्सपेक्टिंग द markets will be bullish, so that is why you are expecting that the prices will come up in the coming future, but spot prices are trading lower and simultaneously ये contango का situation आप futures market में भी देख सकते हो, जो मैंने अभी चने के बारे में बात की। करंट मंथ फ्यूचर्स चल रहा है 5000 पे, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स चल रहा है 5300। क्यों? बिकॉज बुलिश फैक्टर्स आ रहे, फंडामेंटल्स भी काफी सपोर्टिव है कि आने वाले दिनों में शायद डिमांड बढ़ सकता है या फेस्टिव सीजन आ रहा है या फिर स्टॉक सिनेरियो खराब हो जाएगा तो गवर्नमेंट का डिसीजन आने में डिले होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है वो ज्यादा लेवल्स पे ट्रेड होता है और करंट मंथ का जो फ्यूचर है वो थोड़ा लोअर लेवल पे ट्रेड होता है। तो ये एक फैक्टर था कॉन्टैंगो का जो मैं आपको बताना। दिस मार्केट इज कॉन्टैंगो, द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडिंग एट द प्रीमियम टू द स्पॉट प्राइस। तो फ्यूचर्स मार्केट में भी और स्पॉट प्राइस में भी वो डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो। अगर फ्यूचर्स प्राइस आर ट्रेडिंग हायर देन द स्पॉट प्राइस, इट इज आल्सो कॉन्टैंगो। Physically delivered futures contract may be in a contango because of fundamental factors like storage, financing। तो स्टोरेज कॉस्ट जैसे मैंने इन्वेंटरी की बात की, फाइनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब सारी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंस पड़ते हैं। और फ्यूचर्स प्राइसेस कैन चेंज ओवर द टाइम एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स चेंज। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जब बात होती है तो यहाँ पर भी उनका एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले दिनों में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर अराइवल सिनेरियो भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा पोजीशन बनाया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेनिटी कब आता है कि लोग फ्यूचर्स मार्केट में तब खरीदते जब मार्केट डोमेस्टिक मार्केट का सिनेरियो शायद खराब हो या फिर समझो ऐसा सिचुएशन आ जाएगी अचानक से बाढ़ आ जाए या फिर रेनफॉल एक्सट्रीमली हेवी हो जाए इन द मंथ ऑफ सितंबर और इन द कमिंग मंथ और या फिर डिलेड सोइंग हो जाए। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ट्रेडर्स लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन पहले से ही बना के रख लेते टू हेड्ज देमसेल्फ और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अनसर्टेन फ्यूचर और अनसर्टेन रिस्क। सो ये था कॉन्टैंगो। अभी हम लास्ट बढ़ते हैं आगे, लास्ट पार्ट है बैकवर्डेशन। सेम कॉन्टैंगो की तरह बैकवर्डेशन, स्पॉट प्राइस इज ट्रेडिंग हायर देन द फ्यूचर प्राइस एंड हैव जनरेटेड डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड। अभी जब हम बात कर रहे थे कि बैकवर्डेशन की, इसके पहले कॉटन के बारे में बात की। ज्यादातर बैकवर्डेशन सिनेरियो कब आता है कि जब प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल या फिर सप्लाई सिनेरियो काफी इंप्रूव होने वाला है। जैसे अभी हमने कॉटन के बारे में बात की कि आने वाले महीने दैट इज फ्रॉम सितंबर 15 ऑनवर्ड और इन अक्टूबर मंथ हार्वेस्टिंग चालू होगा। तो हार्वेस्टिंग का टाइम पे क्या होता है यूजुअली
हार्वेस्टिंग में सप्लाईज बढ़ते हैं और सप्लाईज बढ़ने के वजह से प्राइसेस थोड़ा गिरना चालू हो जाते हैं और करंट सिनेरियो में सप्लाईज नहीं है, वो पुराने स्टॉक से ही काम चला रहे ट्रेडर्स लोग। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी सी दैट द करंट मंथ फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट द हायर लेवल्स व्हाइल इन द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर और इन द फार मंथ फ्यूचर। फार मंथ फ्यूचर्स माने क्या, थर्ड मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट अगर समझो एक्टिव हो गया, लेट्स से नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको ये देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट मंथ फ्यूचर दैट इज ऑप्टिमम फ्यूचर्स काफी डिस्काउंट में चल रहा है जो करंट मंथ फ्यूचर्स पे, एंड उसका जो फार मंथ फ्यूचर उससे भी नीचे डिस्काउंट में चल रहा है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन दैट द प्राइसेस आर इन बैकवर्डेशन। इट कुड आल्सो मीन लॉट ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी हार्वेस्टिंग के बारे में बात की, डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो में सप्लाई इज लाइकली टू एक्सीड द डिमांड, और जैसे अभी मानसून ने काफी अच्छा रिकवरीज दी है तो फार्मर्स लोग ने सोइंग काफी अच्छा रिकवरी की है, खासकर सोयाबीन और कॉटन में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि लोगों का सेंटिमेंट्स बदलना चालू होगा कि अभी उनको पॉजिटिव होगा कि यस दिस ईयर्स प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू improve, there is expected to be higher yield, higher production, higher exports and everything. So in the general scenario we are expecting that the prices will discount in the coming weeks ahead. So that is why contango या backwardation scenario में दिखता है। तो backwardation scenario में यहाँ पे आपको prices current month futures और next month futures में भी देखने को होता है, देख सकता है गिरावट देखने को सकता है। यही सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा स्पॉट एंड फ्यूचर्स में। स्पॉट और फ्यूचर्स में क्या है, स्पॉट प्राइस को कभी कभार डिस्काउंट होने में टाइम लगता है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट का कैसा है, डिस्काउंट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो पहले से ही डिस्काउंटेड हो जाता है। बिकॉज हाउ बेस्ड ऑन द सेलर पोजीशन, सेलर्स जो पहले से ही पोजीशन बना के बैठ जाते हैं कि हमें मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि गिरेगा आने वाले दिन में और गिरावट देखने को मिल सकता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट एग्री कमोडिटीज गाइस, बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग इज दैट ये आप दूसरे कमोडिटीज में भी देख सकते हो, बेस मेटल काउंटर में भी देख सकते हो, जब सप्लाई सिनेरियो इंप्रूव हो सकता है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव हो गया तो प्रोडक्शन सिनेरियो इंप्रूव हो गया, तो ऐसे सिचुएशन आपको बेस मेटल्स काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। सो दैट इज व्हाई बैकवर्डेशन आल्सो हैज एन इंपैक्ट नॉट ओनली इन द एग्रीकल्चर कमोडिटीज बट एज वेल एज इन द नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मेजरली फोकसिंग ऑन द बेस मेटल काउंटर। तो ये जानना बहुत जरूरी है। This is known as convenience yield and which is implied in return. The futures trading cover may be become backwardation in physically tailored contract and यहाँ पे warehouse cost stocks are high, convenience is low, yield is low, and when stocks are low, the yield is high. तो यहाँ पे जब भी बात करते हैं तो स्टॉक सिनेरियो की भी बात होती है। हालांकि कैसा होता है कि बैकवर्डेशन का सिनेरियो तब आता है जब स्टॉक का सिनेरियो ज्यादा है। पिछले साल के कंपैरिजन अगर स्टॉक का सिनेरियो काफी इंप्रूव हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड पे रहता है, जब डाउन साइड रहते हैं तो प्राइसेस का मूवमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली डाउन साइड गिरना चालू हो जाता है। तो ये था एक डिस्क्रिप्शन बैकवर्डेशन पे और आपको आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस commodity hedging, that is episode number 2 and episode number 13 of the commodity ki shiksha, and in the next episode we'll be covering one more important special episode which will be comprising of 2 more episodes before we end the commodity shiksha series. तो इसके पहले आपको आई होप ये आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। we'll try to get back to you as soon as possible. Do like, share, subscribe our channel and take care. Have a wonderful day.